नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स के रिगार्डिंग आपको याद होगा, हमने प्रीवियस क्लास के साथ ही आपके पेपर फर्स्ट जो था उसकी 3 यूनिट मैंने कवर कर ली थी। और आपको पता है इस साल के जो एग्ज़ाम पैटर्न में आपने जो स्टडी किया है कि आपको मिनिमम 50% कवर करना स्टार्टिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो मैंने उसी लिए 3 यूनिट्स कवर करवा करके अब मैं आगे आपका जो थर्ड पेपर ऑफ मैथमेटिक्स है उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज की क्लास से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स के थर्ड पेपर को आज से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें पहले सुन लें कि कौन कौन सी हम यूनिट्स कवर करेंगे। एक्चुअली क्या है ना, इस पूरी जो थर्ड पेपर उसका आपको नाम पता होगा। इसमें 2 बुक्स आपके जो है अप्लाई हो रही है। एक तो है ज्योमेट्री, है ना, 3D ज्योमेट्री, और एक है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जिसको बोलते हैं शॉर्ट में OT। तो अब इसमें जो फर्स्ट मैंने हेडिंग बोला है ज्योमेट्री, उसमें आपके 4 यूनिट्स आ रही हैं। और जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, जो एक बुक का नाम है, वैसे छोटी सी बुक आती है, उसमें आपके 1 यूनिट आ रही है। इस प्रकार से आपके 5 यूनिट इसमें कवर होती है इस पूरे बुक में, मतलब इस पूरे पेपर थर्ड में। हम क्या करेंगे ना, हम इसमें एक तो करेंगे OT, जो आपका एक छोटा सा बुक रहेगा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक नाम से। एक तो वो यूनिट हम कवर करेंगे, और 2 यूनिट्स हम पहले प्रीवियसली हम 2 यूनिट्स कवर करेंगे आपके 3D ज्योमेट्री में से। और वो 2 यूनिट्स कौन कौन सी रहेंगी, एक तो रहेगी आपके स्फेयर, है ना, जो आपके यूनिट नंबर 2 है। और एक आपकी जो यूनिट नंबर 3 जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा सिलेंडर के बारे में। ओके, सिलेंडर। हम 3D ज्योमेट्री में से तो केवल 2 टॉपिक्स जो कि 2 यूनिट है एक प्रकार से आपके सिलेबस की, उनको हम कवर करेंगे। एक तो स्फेयर जो कि आपकी यूनिट नंबर 2 रहेगी, और एक सिलेंडर जो कि आपकी यूनिट नंबर 3 रहेगी। इनको हम कवर करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जो आपके टॉपिक्स आ रहे हैं उनको मैक्सिमाइजली टच किया जाए, और उनके ऊपर कम से कम एक या दो एग्जाम्पल लेकर के मैं बातें करूं। ओके, और जो आपको मोस्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको मैं टच करता, ऐसा मेरा प्रयास है कि उनको मैं टच करता जाऊं ताकि आपको वो बार बार दिक्कत नहीं करे। और आपकी जो OT वाली बुक है उसमें एक्चुअली 2 प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो पूरी बुक ही 2 प्रकार की क्वेश्चंस में टिकी हुई है। छोटा सा मैं कह सकता हूँ काम है वो, तो केवल 2 क्लास में पूरी हो जाती है वो यूनिट, इतनी ही है। उसको हम कवर करने वाले हैं अच्छे से। ओके, आज की क्लास में हम आपके थर्ड पेपर को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम योर 2nd यूनिट ऑफ दिस थर्ड पेपर विच कॉल्ड स्फेयर। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास को थर्ड पेपर से स्टार्ट करेंगे। और वो थर्ड पेपर जो है उसमें जो यूनिट रहेगी वो होगी यूनिट नंबर 2। ओके, थर्ड पेपर में मैं कह सकता हूँ कौन सी यूनिट है, ये 2nd यूनिट है। 2nd नंबर तो इसमें यूनिट रहेगी, और पेपर कौन सा रहेगा, थर्ड पेपर है ये। ओके, चलिए अब देखो, इसमें यूनिट का नाम, वैसे तो इसमें आप जानते हैं, आपने अगर सिलेबस पढ़ा तो आपको पता होगा। यूनिट नंबर 2 में 2 टॉपिक्स हैं, एक तो स्फेयर है और एक कोन है। CONE वाला, वो कोन वाला नहीं, है ना, स्फेयर एंड कोन। इनमें दोनों के मैं कह सकता हूँ 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, और 2 में से आपको एक क्वेश्चन जो पिकअप करना होता है। तो मैं स्फेयर को लेके चल रहा हूँ। कौन और स्फेयर के मैं कह सकता हूँ अथवा में 2 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कोई भी एक को श्योरली कवर कर लें अच्छे से। तो मैं इसमें स्फेयर को लेके चल रहा हूँ। हालांकि मुश्किल, देखो दोनों में से एक जैसा ही है, पोर्शन लंबा थोड़ा सा स्फेयर का ही है, पर ये इजी पड़ेगा आपके लिए। कौन थोड़ा सा शॉर्ट में ही समझाया जा सकता है, पर वो थोड़ा सा लेंथी है ना। तो इसलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं स्फेयर को। तो सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेयर आप सब जानते हैं, अगर आपने 11th 12th की क्लास की मैथ्स की बातों को समझा हो तो उसमें एक वर्ड आता था सर्कल। आई एम श्योर सबको पता है सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल आप सब जानते हैं ना कि सर्कल एक मैं कह सकता हूँ लोकस ऑफ पॉइंट होता है, जिसका एवरी पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस पर मेंटेन रहता है ना। और वो हमेशा 2D ज्योमेट्री होता है, 2 डायमेंशनल मैं कह सकता हूँ ज्योमेट्रिकल एक फॉर्म है वो। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर स्फेयर क्या है सुन लो, पहले तो डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। स्फेयर क्या है ना, मैं कह सकता हूँ कि स्फेयर जो है, आप समझ गए ना स्फेयर का मतलब, इसको बोलते हैं हिंदी में गोला, स्फेयर। जैसे आप सब ने आई एम श्योर अपने बचपन में कंचे खेले होंगे, है ना, कंचे जो खेले जाते हैं
गाँव में वगैरह सब खेलते ही होंगे। तो वो स्फेयर ही का एग्जाम्पल है एक प्रकार से। स्फेयर का एग्जाम्पल मतलब क्रिकेट का जो बॉल है वो किसका एग्जाम्पल है? स्फेयर का एग्जाम्पल। आई एम श्योर आप मेरी बातों को रिलेट कर रहे होंगे अच्छे से। सो एक्चुअली स्फेयर जो है उसकी डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्फेयर क्या है? एक 3D ज्योमेट्री। उसमें आप जानते हैं तीनों डायमेंशन आती है, लेंथ, ब्रिड्थ एंड हाइट। मैथ्स में डायमेंशन तीन होती हैं, लेंथ, ब्रिड्थ एंड हाइट। तो स्फेयर में आप जानते हैं तीनों डायमेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ए 3D ज्योमेट्री। दूसरी बात, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सर्कल की तरह ही होगी। मैं कह सकता हूँ 3D ज्योमेट्री whose every random or variable point have a मेंटेन्ड ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, है ना, इसको हम बोलते हैं स्फेयर। और इसमें आप जानते हैं दो बातें रहेंगी। एक तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया है उसको हम रेडियस के थ्रू ही तो मेंटेन कर दें, और रेडियस जहाँ से ली जाती है उसको हम बोलते हैं उसका सेंटर। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, देखेंगे, सुनना अच्छे से। डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। स्फेयर इज ए 3D ज्योमेट्री। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, है ना, समझना अच्छे से, ज्योमेट्री। in which every random point have a constant distance from a fixed point ओके, ये इसका डेफिनेशन रहेगा। सो अब देखो, सुनो, इस डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर दो बातें इंडिकेट की है। एक तो हैव ए कांस्टेंट डिस्टेंस, है ना, और एक फिक्स्ड पॉइंट। तो इन दोनों का भी स्पेशल वैसे नाम होता है। एक तो कांस्टेंट डिस्टेंस, ये क्या हो रहा है, चेंज नहीं हुआ। एक तो कांस्टेंट डिस्टेंस और एक फिक्स्ड पॉइंट। इन दोनों को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा पहचानने वाले हैं कि कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होती है और बाद में फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है। तो इन दोनों को पहचानने के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा। उसमें हम समझेंगे कि ये फिक्स्ड पॉइंट क्या है और कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है। तो सुन लो, सपोज दिस इज स्फेयर। हालांकि लग रहा होगा आपको 2D है, पर 3D एज्यूम करना पड़ता है, आपको तो पता ही है ना। और यहाँ पर ये है ना, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। इसको मैं सी से शो कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस फिक्स्ड पॉइंट की एवरी रैंडम पॉइंट से क्या होती है, हमेशा डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, सही है ना। और ये क्या है, एवरी रैंडम पॉइंट है, पी एक्स वाई जेड एज्यूम कर लेते हैं पी को तो। और जो सी है ना, फिक्स्ड पॉइंट, इसको मैं ए बी सी से, सपोज ऐसा ए बी सी फॉर्मेट में है ये। और ये जो डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, देखो ये तो हो गया रैंडम पॉइंट पी, जो कि आप जानते हैं वेरिएबल पॉइंट कहलाता है। और सी क्या है, इसमें फिक्स्ड पॉइंट है। तो रैंडम पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। आर मीन्स रेडियस, सही है, सही है। तो इन दोनों को थोड़ा सा मैं आगे डिस्क्राइब कर दूं कि यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो सुन लो, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं हियर, देखना। अच्छा, कांस्टेंट डिस्टेंस से पहले तो फिक्स पॉइंट करना पड़ेगा ना डिस्क्राइब, बाद में इसकी बारी आएगी। सो मैं कह सकता हूँ हियर द फिक्स्ड पॉइंट, इज, देखना अच्छे से, इज द सेंटर ऑफ स्फेयर। एंड आगे अब मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट डिस्टेंस की। एंड mentioned constant distance is radius, okay, radius of that sphere, okay।
सो ये बात है पूरी। तो आई एम श्योर, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो, अब हम, ये तो हो गई इसकी पहचान की बात कि स्फेयर क्या है, इसको पहचानने का फंडामेंटल फॉर्म जो है वो हमने यहाँ पर चर्चा में लाया था। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं स्फेयर के ही कुछ इक्वेशंस के बारे में। देखो स्फेयर में जो हैं, जैसे आपने, आई एम श्योर आपको याद तो है कुछ कुछ बातें, मैं याद दिला रहा हूँ आपको। 11th क्लास में जो सर्कल नाम का एक चैप्टर था, हालांकि उस चैप्टर का नाम आई एम श्योर 3D ज्योमेट्री ऐसा कुछ होगा, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन जो भी हो, उसमें आपने जब सर्कल पढ़ा था, सर्कल के मैनी काइंड्स ऑफ इक्वेशंस आपने पढ़ी थी, है ना। जनरल फॉर्म पढ़ा था, सेंट्रॉइड फॉर्म पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। ये सब जो टाइप्स ऑफ फॉर्म थे ना इक्वेशंस के, बिल्कुल सेम यहाँ पर रिपीट होंगे स्फेयर के रिगार्डिंग भी। तो चलिए हम उसी टाइप से कुछ इक्वेशंस के फॉर्म की यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो सुन लो अच्छे से। अब हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ, या इक्वेशंस ऑफ स्फेयर। देखो, अब हमारा टॉपिक है, जो मेजर टॉपिक रहेगा हमारा, इक्वेशंस ऑफ स्फेयर। इक्वेशंस ऑफ स्फेयर, ये कितनी टाइप्स की होती हैं उनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। इसमें फर्स्ट जो टाइप है, सुन लो, फर्स्ट जो टाइप जो हमारे ज़्यादा काम का, मतलब स्टार्टिंग में जो काम आएगा वो है सेंट्रॉइड फॉर्म। कौन सा है? सेंट्रॉइड, बिल्कुल सेंट्रॉइड फॉर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रीय फॉर्म, केंद्रीय रूप भी कह सकते हैं अपन। सेंट्रॉइड, सेंटर, इसमें सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो इसमें मेंशन किए जाते हैं। ओके, तो सुनो, इस सेंट्रॉइड फॉर्म में क्या बात आती है वो देख लो भैया। इसमें मैं कह सकता हूँ, इफ इन स्फेयर, if in a sphere coordinates of center is, और वो ऐसे हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे हैं? a, b, c टाइप के हैं, है ना। एंड एनी रैंडम पॉइंट on that sphere is, और वो रैंडम पॉइंट कैसा है? p, x, y, z टाइप का है। ओके, तब हमें सेंट्रॉइड फॉर्म को यहाँ पर बना के दिखाना है। तो चलो देखते हैं इसको हम बना के। हम एक्चुअली क्या है ना, पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहिए हमें। जैसे कि सपोज इस टाइप का एक मैं सर्कल ले रहा हूँ, इस टाइप से। बन क्यों नहीं रहा? ओके, अब सुनो, अब इस सर्कल में क्या है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहीं से मेंशन कर रहा हूँ ताकि ये हो गया सेंटर C। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके? A, B, C हैं। यहाँ पर होगा मूविंग पॉइंट बोलते हैं इसको कई बार, या रैंडम पॉइंट बोल दो, भले एक ही बात है। x, y, z है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है उसको हम बोलते हैं r। पता है ना, रेडियस होती है, ये तो फिक्स पता ही हो। अब ये बन गया हमारे सामने हमारा रिक्वायर्ड, मैं कह सकता हूँ, स्फेयर। तो इस स्फेयर की जो ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है वो बिल्कुल पिछले जैसा ही है, सेम ऐसा ही तो है। तो अब हमें इसमें सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मेंशन करना है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड फॉर्म। तो मेंशन कैसे करेंगे? इक्वेशन बनाना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। इसमें क्या है ना, एक्चुअली सी और पी के, इसमें सुनना, पी इसमें कांस्टेंट होता है हमेशा, सॉरी इसमें पी होता है मूविंग वेरिएबल, मतलब मूव करता है हमेशा ये। पी कभी भी फिक्स पॉइंट नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करना, मेरे पास कोई क्रिकेट का बॉल है, तो उस क्रिकेट की बॉल के सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर पी के द्वारा इंडिकेट होंगे। मतलब पी इसमें क्या है? सरफेस के सारे पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहा है। और आप जानते हैं अच्छे से कि किसी भी क्रिकेट के बॉल में, जो कि आइडियली अगर मान लो स्फीयर की तरह या दिखने वाला हो, तो सरफेस का ईच पॉइंट जो है उसके सेंटर से क्या होगा? हमेशा कॉन्स्टेंट डिस्टेंस के साथ मेंटेन करेगा, मतलब उसका डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। अब वही चीज़ यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि सेंटर तो CAB है, वो फिक्स है, और इसमें P क्या है? मूविंग पॉइंट, जो आप जानते हैं। इसमें मैंने इसको लिखा है यहाँ पर एनी रैंडम पॉइंट। तो रैंडम पॉइंट बोल दो, वेरिएबल पॉइंट बोल दो, मूविंग पॉइंट बोल दो,
पॉइंट ऑन सरफेस बोल दो या पॉइंट ऑफ स्फीयर बोल दो, एक ही बात है, सबका मतलब एक ही होता है। वो कौन सा पॉइंट है? वो सरफेस पर मूविंग करने वाला पॉइंट होता है, वो जो सरफेस के हर पॉइंट को शो करता है अच्छे से। ओके, अब हमें इस सी और पी के बीच की डिस्टेंस को यहाँ पर आर दे रखा है जो कांस्टेंट है। तो सुनना अच्छे से, आपको सबको बताना चाहिए अच्छे से कि जब आपके पास दो पॉइंट दिए हैं और दोनों पॉइंट के अलग अलग कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस आती है उसका फॉर्मूला होता है रूट में, कुछ आपको याद होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में इसी टाइप से y में और z में होता है, पता है ना। तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाने वाला हूँ। अब सुनना, फ्रॉम हेयर, देखना अच्छे से, फ्रॉम हेयर क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्टेंस है ना सी पी, सब जानते हैं डिस्टेंस सी पी जो है, एक मिनट, डिस्टेंस सी पी कैसे आएगी, फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला ऐसा होता है, रूट में x2 माइनस x1 मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर, पता है कि नहीं है, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस बी का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 मतलब z माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये किसकी वैल्यू आई है भैया? ये वैल्यू आई है यहाँ पर इस डायग्राम में, अगर मैं देखूंगा तो किसकी वैल्यू आई है? सी पी की वैल्यू आई है। अब अगर मैं दोनों तरफ कर दूंगा इसका स्क्वायर, अच्छा मैं इस सी पी की जगह क्या क्या लिख सकता हूँ? वैसे आर भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेंशन करना था कांस्टेंट डिस्टेंस को, आर को। तो आर अगर मैं मेंशन करूँगा तो भी कोई समस्या नहीं है। तो लास्ट में हमें कुछ इस टाइप का सूरत हाल मिलेगा, किस टाइप का, कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर एंड z माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, यही इक्वेशन कहलाता है सेंट्रॉइड फॉर्म ऑफ स्फेयर। समझ में आया अच्छे से? अगर आप सर्कल में देखेंगे तो सर्कल में याद कीजिए, सर्कल में ये ऐसा होता था, ये चीज़ यहाँ पर गायब होती थी। याद आया थोड़ा बहुत अगर तो अच्छा है। 11th क्लास में सर्कल का इक्वेशन था ना, उसमें ऐसा था x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल रेडियस का मतलब r का स्क्वायर। या फिर अगर आप रेडियस को मान लीजिए कुछ और एज्यूम किया हो, k एज्यूम किया तो k का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर रहता है। ये होता है 2D में, क्योंकि 2D में तो बनता है सर्कल। अब 3D में ऐसा नहीं होता, 3D में होता है कुछ इस टाइप का, जो कि इसमें किसको शो कर रहा है? स्फेयर को शो कर रहा है। समझ में आया अच्छे से? सो ये इसका है फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड फॉर्म। अब सेकंड जो है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जैसे जैसे मैं हर बात को रिलेट करूंगा प्रीवियस क्लासेज से, ताकि आप बिल्कुल भी ऐसा न माने कि हम पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। हम वो सब पढ़ रहे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, बस रिपीट करना है, 2D से 3D में मैक्सिमाइज करना है बस, सही है ना। सो अब मैं सेकंड नंबर ला रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे सर्कल में होता है बिल्कुल ऐसे यहाँ पर रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले सुन लो, स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी इक्वेशन का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे ना तो वो क्या होता है, जैसे पैराबोला हो, हाई पैराबोला हो, आगे आपके सिलेंडर भी आएगा, कौन अगर आप पढ़ें अच्छे से, अपने आप से पढ़ना चाहें तो कौन पढ़ेंगे, है ना, फिर तो पढ़ ही रहे हैं हम। तो कोई भी अगर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर दे रखी हो तो उसके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है वो, तो सुन लो, एक बार में सुन लो पूरी बात को, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, इन जनरल क्या होता है। तो एक्चुअली क्या है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा उस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का अगर सेंटर एग्जिस्ट करता है तब तो सेंटर होना चाहिए ओरिजिन पर। क्या होना चाहिए? ओरिजिन। अगर आप चलते हैं रेफरेंस में तो 0 0 0 को बोलते हैं ओरिजिन। तो अगर किसी मान लो जैसे मान लीजिए स्फीयर, तो स्फीयर में आप जानते हैं सेंटर होता है। तो अगर ये सेंटर ABC जो है अगर ये ओरिजिन पे चला जाता है तो उस केस में हम इसी सेंट्रोइड फॉर्म को बोलेंगे फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब जैसे मान लो पैराबोला है, अब पैराबोला में तो सेंटर नहीं होता है, तो फिर पैराबोला में क्या होता है आप जानते हैं, पैराबोला में होता है वर्टेक्स। जैसे ऐसे बनाते हैं ना पैराबोला, इस टाइप से बनाते हैं आप, तो वर्टेक्स आता है ना इसमें एक। सो पैराबोला, अगर पैराबोला केस में हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। तो वर्टेक्स का होना चाहिए ओरिजिन पर, 0 0 पर होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ऐसा ही कुछ। ओके, तो यहाँ पर तो हम स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, अगर स्फेयर में मैं ओरिजिन को सेंटर के ऊपर ले आता हूँ तो वो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देख लो अच्छे से, इफ वी हैव center of sphere at origin,
then the centroid form becomes, तो इसमें जो सेंट्रॉइड फॉर्म है वही क्या बन जाता है भैया, becomes स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ये कहानी है, तो बना लो, क्या दिक्कत है। नाउ सेंटर जो है ना सी, वो मैं इसमें क्या लूँगा इस बार, 0 0 0 लूँगा। तो इस सेंट्रॉइड फॉर्म की इक्वेशन में ए बी सी की जगह बना लो भाई 0 0 0। सो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर और z माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। इसको सोल्व मतलब थोड़ा सा वो 0 0 0 का मतलब तो कुछ है नहीं, तो हटाओ इसको यहाँ से, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये है, ये क्या कहलाता है इसका, ये कहलाता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी स्फीयर। समझ में आया अच्छे से, काम आएगा आगे, हाँ हूँ करने से काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा, आगे क्वेश्चंस में आपको इनको अप्लाई करना होगा। ओके, अब चलते हैं आगे थर्ड फॉर्म की तरफ, जो कि होता है, अब थर्ड फॉर्म आपकी ज़्यादा काम आएगा क्वेश्चंस में। वो कौन होता है, वो होता है जनरल फॉर्म। जैसे आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर याद होगा अच्छे से, जैसे आपने सेंटर में आपने, हाँ सर्कल की बात कर रहा हूँ, सर्कल में आपने पढ़ा होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0, ये होता है सर्कल का जनरल फॉर्म। ठीक ऐसे ही अब वहाँ पर तो केवल दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई, अब यहाँ पर आएंगे 3 वेरिएबल्स। तो अब 3 वेरिएबल्स में कैसे ये होता है, कैसे बनता है, मैं कैसे बनता है वो बात तो मैं आंसर नहीं करूँगा क्योंकि उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो मैं इसमें केवल काम की बात बताऊँगा कि ये इस टाइप का जो इक्वेशन होगा वो कहलाएगा जनरल फॉर्म, ठीक है ना। और चलिए थोड़ा वो देख ही लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ही काम आ रहा है, कुछ टाइम लगाते हैं इसमें। सुनो, अभी है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो जनरल फॉर्म का मतलब ऐसा फॉर्म जो जनरली हर कंडीशन को होल्ड कर जाए। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि जो फॉर्म खुद जनरल है, जनरल का मतलब जो सब के लिए एप्लीकेबल है ना। जैसे नहीं होता कि जनरल जो पर्सन होते हैं, कॉमन मैन जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, कॉमन फॉर्म बोल दो बोले, इसको कॉमन फॉर्म कह सकता हूँ मैं, जनरल फॉर्म कह सकता हूँ मैं, जो जनरली, जैसे में नहीं होता आम आदमी, आम वो केजरीवाल वाला आम आदमी नहीं, वो तो पता नहीं क्या है, आम मतलब जो सामान्यतः जहाँ पाया जाता है, बिल्कुल ऐसी जनरल फॉर्म का मतलब जो फॉर्म जनरली यूज होता है क्वेश्चंस में, और यही हम यूज करेंगे हर बार, ध्यान रखना इस बात का। बाकी जो दो फॉर्म थे वो तो केवल बोलेंगे तब करेंगे यूज, और जब तक कोई फॉर्म की बात ना करेंगे तब तक इजी पड़ेगा ये वाला फॉर्म। ओके, तो सुनो, इसको हम पूरा बना के समझ लेते हैं, इसमें टाइम लगाते हैं अच्छे से। वी नो दैट, देखना हम क्या जानते हैं भाई, दो फॉर्म तो जानते ही और नहीं जानते होंगे। तो वी नो दैट सेंट्रोइड फॉर्म इज, है ना, सेंट्रोइड फॉर्म तो आपने अभी पढ़ा ही है। सेंट्रोइड फॉर्म किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर y माइनस बी का होल स्क्वायर एंड z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या होता है भाई, रेडियस का स्क्वायर, बिल्कुल आर स्क्वायर। समझ में आ रही ना बात अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सपेंड करना है आपको। तो एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, ऐसी सब सारा काम होगा। तो कर लो भाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, फिर इसको भी ओपन करें तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2by, और यहाँ क्या बनेगा, जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cz इज इक्वल्स टू, क्या होता है, आर स्क्वायर। समझ में आया अच्छे से। ओके, इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं हम, क्या बनेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को एक साथ, मतलब मैं इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर को लिख रहा हूँ, पावर्स की सबसे पहले हाईएस्ट पावर 2 थी वो सब मैंने लिखी है यहाँ पर। फिर देखो माइनस में क्या है, इसमें 2ax है ना, फिर माइनस में है
यहाँ 2by, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से। फिर माइनस में है 2cz। तो यहाँ पर देखो मैंने सब वेरिएबल्स कवर करने का प्रयास किया है, समझ में आ रही बात। एक्स स्क्वेयर देखो मैंने ये वेरिएबल्स अभी तक मेंशन कर दिए हैं, एक्स स्क्वेयर लिख दिया, वाई स्क्वेयर लिख दिया, जेड स्क्वेयर, तीनों यहाँ पर आ गए हैं। समझ में आ रही है बात, हटो भी तुम, चलो। और फिर मैंने क्या लिखा, फिर मैंने माइनस का 2ax, माइनस का 2by, माइनस का 2cz, इन तीनों को मैंने इस लाइन में लगा दिया है। अभी देखो अभी क्या बच गया, अभी तो कुछ बचा हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरा ये हो गया है। अब प्लस में सुनो, अब जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अब क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये चीज़ और बच गई है, कौन सी चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इस आर स्क्वायर को इधर बुलाओ आप, तो माइनस में क्या है, आर स्क्वायर है। इसको मैं एक अलग ब्रैकेट में बंद करूँगा। ये मैंने इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके इस टाइप से लिख दिया है। अब थोड़ा सा एक चीज़ को मैं आपसे शेयर करूँगा, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सुविधा के लिए है ना ऐसा लिखा जाता है। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा लिखने के पीछे रीज़न क्या है, तो रीज़न कुछ नहीं है, आप चाहें तो इस टाइप से भी याद कर लो तो अच्छा है, पर ये थोड़ा बड़ा है ना याद करने में, तो सुविधा के लिए क्या किया जाता है, इसी इक्वेशन को ऐसा लिखा जाता है। कैसा, एक बार पहले समझ लो, बाद में मैं इसको डिस्क्राइब जब करूंगा तो आपकी पूरी बात अच्छे समझ में आ जाएगी मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। पहले समझ लो बस, यहाँ पर क्या है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर तो है ही, उनको तो चलने दो, फलो फूलो उनको तो छोड़ो ही छेड़ो ही मत, सॉरी। और माइनस का क्या है 2ax, इसको मैं क्या लिखूंगा, प्लस का लिखूंगा, माइनस का नहीं लिखूंगा मैं, 2ux लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 2ux, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए लिख रहा हूं मैं ऐसा। और माइनस का 2by को मैं लिखूंगा प्लस का 2vy। क्या लिखूंगा, प्लस का 2vy, याद रखना बात को। अच्छा, और फिर माइनस का है, बिल्कुल, और फिर माइनस का है तो माइनस का वापस किसका लिखना है आपको, प्लस का लिखना है, सीधी सी बात है। और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 2wz। तो इन तीनों को मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ। और प्लस में देखो ये जो पूरा पोर्शन था ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इस पूरे को मैं लिखूंगा यहाँ पर डी। क्या लिखूंगा, कैपिटल नहीं स्मॉल, सॉरी स्मॉल डी। ये जो मैंने एक यहाँ पर इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन ही कहलाता है विद्वानों, जो सुन रहे हैं मुझे, ये इक्वेशन ही कहलाता है जनरल फॉर्म। क्या कहलाता है, जनरल फॉर्म, बिल्कुल यही था जिसका हमें इंतज़ार है, जनरल फॉर्म ऑफ एनी स्फीयर, इक्वेशन का जनरल फॉर्म। अब देखो सुनो, अब जो मैंने यहाँ पर कुछ खेल किया है, यू वी डब्ल्यू और डी, चार चीज़ें हैं, तो इनको थोड़ा सा हम मेंशन करेंगे। यहाँ पर यू क्या है, यहाँ पर देखो सुनो, माइनस को तो मैंने प्लस बनाया था और ए को मैंने यू बनाया था। कहने का मतलब अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हैं अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात है क्या, कि मैंने माइनस और ए इन दोनों को क्या बना दिया भाई, यू बना दिया। यू मतलब यू की वैल्यू क्या है, माइनस ए है। समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं, अच्छे समझ में आ गई बात, ओके। माइनस बी की वैल्यू क्या है, वी है, एज वेल एज माइनस सी की वैल्यू, सॉरी माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू होगी। तो ये चीज थोड़ी सी मेंशन करनी आनी चाहिए हमें। ये कहाँ जा रहा है, हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखो पहली बात याद रखना, सेंट्रल फॉर्म में ए बी सी क्या होते हैं, सेंट्रल फॉर्म में ए बी सी होते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, ए बी सी, याद कर लो, पिछले पेज पर आते हैं हम, ये रहा सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे, ए बी सी थे ना। सो यहाँ पर ए बी सी क्या है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ए बी सी को और आर को सभी को ही यू वी डब्ल्यू डी के रूप में दिखाना पड़ेगा। अभी आपको थोड़ी सी अलग बात है, तो देखो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस यू, यहाँ से जरा कंपेयर करो, कंपेयर करने पर आपको क्या मिल रहा है, माइनस ए की वैल्यू क्या बन रही है, यू। सो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस यू, इस माइनस को इधर भेजेंगे ना, है कि नहीं, समझ में आ गई बात अच्छे से। सो यहाँ पर मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप ये समझ लें कि ए की वैल्यू तो भैया माइनस यू है, जैसे मान लो माइनस ए की वैल्यू यू थी ना, तो ए की वैल्यू तो इसमें क्या है, माइनस यू है, ओके। अच्छा, ऐसे ही बी की वैल्यू माइनस वी और सी की वैल्यू क्या है, माइनस डब्ल्यू है। तो यहाँ पर देखो मैं दो तीन बातों को मेंशन करूंगा, अच्छे से समझ लो बात को। हियर पहली बात तो ये है सेंटर,
सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं भैया, ए बी सी जैसे होते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू क्या है, माइनस यू, बिल्कुल, और क्या होगा, माइनस यू तो होगा, और यहाँ पर माइनस वी और माइनस का ही डब्ल्यू। याद कर लो बात को, सेंटर, इस जनरल फॉर्म में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू होंगे। समझ में आ गई अच्छे से बात। चलो दूसरी बात, मैं इसमें रेडियस को थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा। सो रेडियस को मेंशन करने के लिए थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा बात आपसे शेयर करूँगा, और वो है कुछ इस टाइप से, रेडियस आर। सुनो, रेडियस की वैल्यू यहाँ से मिलेगी भैया, इसको मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया था, d। तो इसको पहले d मान रहे हैं ना हम, तो इसको पहले d मान के थोड़ा सोल्व कर लो अलग से। इसको मैं अलग से सोल्व करके थोड़ा दिखा रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा जो जो मैंने इसमें अलग से सोल्व किया होगा। सुनो, ये एक्स्ट्रा काम है, अगर आपकी इच्छा हो तो साथ में लिखें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। सुनो, यहाँ से इसको देखो क्या लिखा है मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या है भैया, डी है कि नहीं, है ना। ओके, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। सो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिखूंगा तो आर इधर जाएगा तो आर स्क्वायर बनेगा ना, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी। ये सही लिखा क्या मैंने, है ना, आर स्क्वायर ऐसा ही तो होगा। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है, या फिर हमें जो यूज करने हैं टर्म्स, वो कौन से करने हैं, यू वी डब्ल्यू, ना कि ए बी सी। खास बात इसकी यही है, जनरल फॉर्म में ए बी सी गायब हो जाते हैं। मैंने हालांकि ए बी सी की हेल्प ली है शुरुआत में, पर बाद में ए बी सी गायब रहते हैं, ए बी सी का कोई काम रहता नहीं है। ओके, तो देखो अब हमें यहाँ पर ए बी सी को हटाना है, तो भैया ए की जगह ए की वैल्यू क्या है, माइनस यू है। सो ए स्क्वायर क्या होगा, सुनो, अगर ए की वैल्यू माइनस यू है तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस यू का स्क्वायर, और माइनस यू का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का यू का स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया यहाँ पर। और ये क्या होता है, वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है भैया, डी चल रहा है, तो चलना ही दो ना, आर स्क्वायर है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या बनेगी, आर की वैल्यू बनेगी रूट ऑफ ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस में डी। समझ में आया कि नहीं अच्छे से, है कि नहीं। याद करो 11th क्लास में सर्कल, अब मैं याद दे रहा हूँ तो आपको हो सकता है कि ये क्या हो रहा है, अभी पिछली क्लासों को तो हम भूल गए थे, तो थोड़ा मैं याद दे रहा हूँ आप, ताकि आप उसके साथ रिलेट कर पाएँ। सर्कल में जनरल फॉर्म में रेडियस का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस डी था, उसमें डब्ल्यू नहीं था ना, क्योंकि 2D में था वो, तो यहाँ पर 3D है तो इसलिए तीनों आ जाएंगे। सो मैं इसको यहाँ पर, समझ में तो आ गया ना सभी के, वो पक्का ना, नहीं वो तो पूछ लेना। रेडियस का फॉर्मूला ये है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ओमेगा सा लग रहा है पता नहीं, और माइनस में है डी। ये दो आपको चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी। जनरल फॉर्म अगर यूज करना है तो ये सेंटर की कोऑर्डिनेट्स माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, रेडियस का फॉर्मूला रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस में डी। यहाँ पर यू वी डब्ल्यू और डी क्या है, आपको इस सेंटर जनरल फॉर्म से ही बाय कंपैरिजन मिल जाएंगे। समझ में आया। बाकी तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको कंपैरिजन में मिलेगा आपको ये सब, कि ये सब क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बात और सुन लीजिए, जो ये जनरल फॉर्म होता है, ये जनरल फॉर्म ही आपको मैक्सिमम टाइम्स में हेल्प करता है किसी भी क्वेश्चन को पिटअप करने में। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये जो जितने भी क्वेश्चन आपके जनरल मतलब इक्वेशन वाले आपको दिए जाएंगे, उनमें आपको जब तक बोला ना जाए कि सेंट्रल फॉर्म यूज़ करो या फिर मतलब स्पेशल नाम ना हो फॉर्म का, तब तक आपको जनरल फॉर्म लगाना चाहिए। इसमें ईजी पड़ता है क्वेश्चंस को समझना। इसमें बाय कंपैरिजन मामला बहुत जल्दी मैं कह सकता हूँ हमारे अंडर में आ जाता है। और बाकी सब भी हैं तो सब फॉर्म, भाई जैसे मान लो ये फॉर्म बना किससे है, सेंट्रल से बना है, तो सेंट्रल फॉर्म भी ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, पर थोड़ा मुश्किल होता है इसकी बजाय। तो बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप किस टाइप की क्वेश्चन करते हैं, किस टाइप से फास्ट होता है, वैसे करना है आपको। ओके, तो आज की जो क्लास है उसमें हमने मेजरली केवल ये डिस्कस किया है कि कितने टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपके साथ मेंशन कर दूं, और वो है डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना। थोड़ा सा ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इक्वेशन वाला मामला आज की क्लास में हम कंपेयर कर लें। तो अब हम बात करने वाले हैं डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन की। अगर आपको कोई भी मान लो स्फीयर दिया है, उसमें डायमीटर जो होता है, सब जाने डायमीटर क्या होता है,
ऐसी कॉर्ड जो कहाँ से गुजरती है, सेंटर से, मतलब जो डबल टाइम रेडियस होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो अगर कोई भी आपको डायमीटर दे रखा है और उस डायमीटर के दोनों दोनों जो एजेज हैं, मान लो एज ए एंड बी मान लेते हैं, तो उन दोनों एजेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अगर आपको अच्छे से, तो उस केस में उसकी इक्वेशन किस टाइप से लिखनी होती है, उसका पूरा जो बनाने का तरीका है वो तो मैं फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं वो इतना कुछ। मैं केवल उस इक्वेशन का जो टाइप है वो बता दूं कि किस टाइप का वो इक्वेशन रहता है। तो सुन लो, अब हम बात करने वाले हैं डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। चलो इसी से बात कर लेते हैं। सुनो, अभी है डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, सो इसमें पहले एज्यूम कर लेते हैं कि सर्कल किस, स्फेयर किस टाइप का दिया है और डायमीटर वगैरह कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। लेट इन एन स्फेयर in an sphere we have a diameter, हमें एक डायमीटर दे रखा है और वो डायमीटर मैं इसमें मान लेता हूँ, सपोज डायमीटर क्या है, ए बी है। डायमीटर कैसा है, ए बी है। ओके, वेयर, अब मैं इसमें ए और बी की कोऑर्डिनेट्स मान रहा हूँ। ए के कोऑर्डिनेट कैसे हैं, ये है x1 y1 एंड z1 है। ओके, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं x2 y2 एंड z2 है। ओके, अच्छा, तो इसका हम पहले बना लेते हैं डायग्राम वगैरह। इसका डायग्राम किस टाइप का रहेगा, वो इस टाइप का रहेगा भाई। थोड़ा कम में ही बना ले तो अच्छा है, यही बना लो ना। चलिए, तो ये रहा वो डायमीटर जिसकी आजकल बात हो रही है। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। इस टाइप से ये डिस्क्राइब्ड है यहाँ x1 y1 एंड z1 के रूप में। यहाँ बीच में कहीं ना कहीं सेंटर C भी है। कोऑर्डिनेट्स फिक्स है ना पहले से, ए बी सी होते हैं इसके, तो इसमें तो कहना ही क्या। ये ए लग रहा है ना आपको, पक्का? अच्छा, काम भी नहीं कर रहा है, क्यों भाई? ए बी सी। ओके, अब सुनो, अब ये जो स्फेयर है इसमें डायमीटर के रूप में इसकी इक्वेशन ऐसी लिखी जाती है। इक्वेशन को तो बस याद ही करना आपको, ज़्यादा इसमें मैं नहीं चाहता कि ज्ञान छांटूं ऐसा कुछ। x माइनस x1 x माइनस x2। ओके, फिर प्लस में है, ऐसे तीनों एक्सिस को मेंशन करूंगा मैं बस, y माइनस y1 और y माइनस y2 रहेगा। और लास्ट में प्लस लगाया नहीं मैंने बीच में, प्लस में है जो है z माइनस z1। ओके, और z माइनस z2 इक्वल में जीरो आता है। इसके इक्वल में क्या रहता है, जीरो रहता है। इसके इक्वल में आर वेज वगैरह कुछ नहीं होता है, जीरो होता है एक्चुअली। सो ये इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। डायमीटर दे रखा हो तो ये इक्वेशन काफ़ी काम की है। अब एक छोटी सी बात मैं और मेंशन कर दूं, और वो है, अगर आपको, ये तो केवल जानकारी है, इसमें कोई मतलब लिखवाने वाला कुछ है नहीं, केवल जानकारी जो कि क्वेश्चंस में आपको यूज़ करनी है। अगर आपको मान लीजिए कोई स्फेयर का इक्वेशन फाइंड आउट करने को बोला जाए और वो स्फेयर आपको पहले से बता दिया जाए कि वो स्फेयर इन 4 पॉइंट से पास आउट हो रहा है, मतलब 4 पॉइंट आपको दे रखे हों कि ये सपोज पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट 0,3,8 ऐसा कुछ जो भी है, 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, फिक्स्ड होते हैं 4 पॉइंट्स, और वहाँ से वो स्फेयर क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू दीज 4 पॉइंट आपको बोला गया है। तो उस केस में उसकी इक्वेशन निकालने के लिए मैं सजेस्ट कर दूं कि वो जो चारों पॉइंट है उनको आप, चारों पॉइंट को आप बारी बारी उस इक्वेशन में, इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कौन होता था आपको याद तो होगा ना सब। मैं बोल दूं दोबारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल 0। तो यहाँ पर 4 अननोन वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से हैं, u v w एंड d।
ये चार ही तो है ना, यू वी डब्ल्यू और डी चार हैं। तो इन चारों अननोन वेरिएबल्स को निकालने के लिए हम उन चारों पॉइंट्स को वहाँ पर रखते हैं बारी बारी, और चारों को फाइंड आउट कर लेते हैं, और लास्ट में जब चारों आ जाते हैं तो चारों को वहाँ पर वापस रखते हैं मूल इक्वेशन में, और हमारा आंसर इक्वेशन फॉर्म में आ जाता है। ओके, और बाकी सब बातें जो जो टाइप्स की बातें इक्वेशन की रिगार्डिंग रहती हैं, क्वेश्चन में रहती हैं, तो वो हम बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम इन इक्वेशन वाला जो पोर्शन था ना आपके इक्वेशन ऑफ स्फीयर वाला, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो चुका है पूरा अच्छे से, अब कुछ बचा नहीं है इक्वेशन के रिगार्डिंग। हाँ, बहुत कुछ बचा है जो कि आगे स्फीयर में है, पर इक्वेशन वाला पोर्शन पूरा हो चुका है। तो अब इक्वेशन के जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में आने वाले, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, अब वाली क्लास में आपने जो इक्वेशन वाली बातें की है, इनके फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना, याद करने के बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज मुश्किल रहेगी। ओके, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स अ लॉट।